हेलो ग्रेड 12। हम शुरू करने वाले हैं हमारी बुक की आखिरी पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो चलिए शुरू कर। हम्म सो ये जो पोयम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इट एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस। तो हमारे इस पोयम में हम बात करने वाले हैं उन सारी बंदिशों के, सारे हर्डल्स की, ऑब्स्टिकल्स की या दिक्कतें जो मैरिड लाइफ में एक वुमेन एक्सपीरियंस करती। सो ये जो पोयम है इट एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स इन दोज डेज व्हेन डिवोर्स वाज नॉट अ चॉइस। ये हम उन दिनों की बात करने वाले हैं जहां एक बार शादी हो गई तो बस हो गई, निभानी ही पड़ेगी। डिवोर्स वाज नो चॉइस। द पेट्रियार्की रूल्ड। नाउ पेट्रियार्की क्या होता है? जहां पर मेल डोमिनेशन, यानी द मेल जेंडर डिसाइड्स एंड his call, his judgment is the final call, right? And the women had to be silent sufferers। और उस सब के दौरान ये जानते हुए भी कि शायद women की preferences अलग है, choices अलग है, सोचने का तरीका अलग है, yet उनकी बातों को कोई ध्यान नहीं देता था, सब नजरअंदाज करते थे। एंड इस सब के दौरान द women had to be silent sufferers। They had to abide by their husband's commands and fulfill their marital obligations। उनको अपने पति की बात सुननी ही पड़ती थी। They had no other options and no say of their own। उनके खुद के किसी ओपिनियन को कोई वैल्यू नहीं किया जाता था। एंड जो उनसे एक्सपेक्टेड था उन्हें वैसा ही करना होता था। बट there's always a but। हमेशा जिंदगी में एक बट होता ही है, राइट? टू एवरी गुड और बैड स्टोरी। तो यहाँ पर भी इतनी दिक्कतों के बावजूद अब विमेन को एक एस्केप चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने का। एंड वो एस्केप क्या बना? आर्ट। आर्ट हेल्प्ड विमेन टू एस्केप। अनलाइक ह्यूमंस, आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आर्ट आउटलिव इट्स क्रिएटर। उसे बनाने वाला रहे ना रहे, उसकी बनाई वो चीज सालों साल जिंदा रहती है। एंड अगर उसमें कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज है तो वो जनरेशंस को उसके लेके इंस्पायर करती है। सो इस पोएम में नेक्स्ट चीज जो मेंशन हुई है वो है द पावर ऑफ आर्ट। तो इस पोएम में एडन रिच ने बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्रेस किया आंट जेनिफर और उनके जैसी विमेन की लाइफ की स्ट्रगल्स को, और कैसे अपने उन सप्रेस्ड इमोशंस को वो आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर पाती थी। क्योंकि बोलने का मौका तो उन्हें मिलता नहीं था, बट अपनी क्रिएशंस के थ्रू अपने मन के अंदर छुपाए वो इमोशंस वो एक्सप्रेस करती थी। तो चलिए स्टैंजा बाय स्टैंजा समझते हैं ये। ब्यूटिफुल क्रिएशन, राइट? Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, right up as denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty। अब इससे पहले मैं लाइन बाय लाइन आपको ये पोएम समझाऊं तो गौर से देखिए इन पिक्चर्स। इस पिक्चर को मैंने एनसीईआरटी से ही लिए है। क्या दिख रहा है यहाँ पे? टाइगर सो रहा है, बैठा है, क्या? टाइगर इज रेडी टू अटैक। वो सही वक्त का, सही मौके का इंतजार कर। एंड इस दूसरी पिक्चर में जंगल का वो राजा, जंगल का वो क्रीचर, खतरनाक एंटर कर रहा है एक अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी। सो यहाँ इन पिक्चर्स के थ्रू हम क्या समझ पा रहे हैं? दैट द विमेन ऑफ दोज डेज वांटेड फ्रीडम, wanted independence, they wanted their own pride। they were silent sufferers। वो चुपचाप सब कुछ सह जरूर रही थी, बट मन ही मन बस एक एक औरत की हिम्मत करने की देर थी, सब जाग जाते। तो
एग्जैक्टली एटन रिच हमें क्या बोल रही है इन लाइंस के थ्रू? And Jennifer's tigers prance across the screen. So इस लाइन का मतलब क्या है? यहाँ पर एक anonymous speaker, ये बात पोएट नहीं कह रही ना, एंड जेनिफर खुद कह रही। There's an anonymous speaker जो हम लोगों का ध्यान किसकी तरफ लेके जा रहा है? उस आर्टवर्क की तरफ जो आंट जेनिफर ने बनाया। ऑन हर टेपेस्ट्रीज, अपनी उन टेपेस्ट्रीज पे या कैनवसेस पे, मतलब जिस भी चीज पे वो आर्ट क्रिएट कर, क्योंकि पहले के टाइम पे आपको पता है मैंने पिलो कवर क्या, बेडशीट्स क्या, कपड़े क्या, हैंकरचीफ्स क्या, कर्टन्स क्या, जो चीज उन्हें आर्ट क्रिएट करने लायक लगती थी वो उसी पे अपनी कलाकारियां दिखाती थी। तो यहाँ पर भी ऑन हर टेपेस्ट्रीज और कैनवसेस शी प्रेजेंट कलरफुल सीन्स ऑफ बोल्ड एंड प्राउड टाइगर्स इन अ prancing पोजीशन। तो जैसे हमने पीछे पिक्चर में देखा, ये पहली लाइन भी हमें यही बता रही। prancing पोजीशन यानी अटैक मोड पे है। स्क्रीन यहाँ पर उन कैनवसेस को बोला जा रहा है जिसपे आंट अपना आर्ट एक्सप्रेस कर रही। तो आंट जेनिफर के सारे आर्ट वर्क्स में एक कॉमन चीज क्या थी कि उनमें टाइगर्स थे, एंड उन टाइगर्स को वो हमेशा prancing पोजीशन में दिखाते। Bright topaz denizens of a world of green. Topaz exactly क्या होता है? एक bright yellow colored stone. Blue भी होता है, but यहाँ पे specifically tiger yellow, so yellow symbolizes the shine of the wild beast and its fearlessness. अब आप सोच रहे होगे आंट ने टाइगर को ही क्यों चुना? क्योंकि वो खुद तो दूर दूर तक उससे नहीं मिलती जुलती, एंड शायद वही रीजन था, क्योंकि वो खुद जीते जी कभी टाइग्रेस वाली लाइफ नहीं जी सकती। तो वो अपने उस हिडन कैरेक्टर को, अपने आप से बिल्कुल एक कंट्रास्टिंग पर्सनालिटी वाले एनिमल को उस आर्टवर्क के थ्रू जिंदा कर रहे, कि क्या हुआ अगर मैं फियरलेस नहीं हूं, क्या हुआ अगर मैं ब्रेव नहीं हूं, करेजियस नहीं, एटलीस्ट ये टाइगर्स तो है। दीज डेनिजन्स, डेनिजन्स ये जो लाइन है, ये जो वर्ड है, द बीस्ट्स लिविंग इन अ डेन, तो यहाँ पे भी टाइगर्स की बात हो रही है। ये डेनिजन्स, इनहैबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट्स, रोम फ्रीली ऑल अराउंड। अगर ये जंगल में होते, दे वुड हैव बीन रोमिंग, इधर उधर आराम से घूम रहे होते अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली, बट नाउ दे आर ट्रैप्ड इन आंट्स टेपेस्ट्रीज। आंट ने उनको अपने उस आर्टवर्क में ट्रैप कर लिया है, जिस तरह आंट अपनी ओप्रेसिव मैरिज में ट्रैप। आंट से पूछा थोड़ी गया था तुम्हें शादी करनी है, इससे करना पसंद करोगी? ये सारे सवाल उन दिनों होते ही नहीं थे। तुम्हारी शादी हो रही है, इससे हो रही है, जाओ उसके घर जाके रहो। दिस यूज्ड टू बी द रियलिटी फॉर विमेन। तो अब आंट का उस टाइम पे कोई से नहीं था, तो अब आंट अपने आर्टवर्क के थ्रू भी क्या कर रही है, उन ब्रेव, फियरलेस, इंडिपेंडेंट क्रीचर्स को अपनी कैनवसेस में कैद कर, एक सेंस ऑफ कंफर्ट पाने के लिए कि कोई भी ट्रैप हो सकता, कितना ही बड़ा या कितना ही ब्रेव क्रीचर हो क्यों। नेक्स्ट टू लाइंस में हमें क्या बोला जाता है? दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्रीज। अब यहाँ पर दे कौन है? द टाइगर्स। तो यहाँ पे किसको पर्सोनिफाई किया गया है? टाइगर्स। पर्सोनिफाइंग द टाइगर, स्पीकर क्या करता है? इट कंट्रास्ट्स इट्स कैरेक्टर्स विद द आंट, जो भी पीछे मैंने आपको समझाया कि टाइगर ही क्यों, टाइगर तो बिल्कुल ऑपोजिट है आंट की पर्सनालिटी से, राइट? एक तरफ आंट जो डर डर के जी रही है, दूसरी तरफ ये टाइगर जो डरा डरा के जीता है। So the speaker contrasts its characteristics with Aunt. She is trapped in a marriage where she is terrified of her husband. वो एक ऐसी शादी में इस वक्त बंध गई हैं जहां उन्हें अपने ही हस्बैंड से डर लगता है, अपने लाइफ पार्टनर से डर लगता है। She is not brave enough and thus represents her dreams and desires of becoming free from fear and oppression with these tigers. तो इन टाइगर्स को बना के वो जीते जी बस अपना सपना जी रही है
कि काश मैं भी इन टाइगर्स की तरह फ्री होती, फ्रीली कहीं भी घूम पाती, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेरर नहीं, मैं दूसरों को टेरराइज कर पाती। दे पेस इन स्लीक chivalric certainty। तो यहाँ पे जो वाइल्ड बीस्ट्स हैं वो करेजियस तो है, जंगल में इधर उधर घूमते हैं इवन इन द प्रेजेंस ऑफ हंटर्स। अब यहाँ पे इस वर्ड का एग्जैक्टली मतलब क्या है? शिवेलरिक सर्टेनिटी। शिवेलरी एज एन एडजेक्टिव अगर आपने सुना हो, इट मींस बीइंग अ जेंटलमैन, हैविंग दोज ट्रेट ऑफ द नाइट्स। ट्रेट ऑफ द नाइट्स मतलब नाइट्स कौन होते थे? वो लोग जो राजा की फौज में एक्सेप्शनल करेज दिखाते हैं एंड एनिमीज से लड़ते हैं बिना सर झुकाए, बिना डरे, बेखौफ। तो यहाँ पर टाइगर्स को भी वैसा ही फियरलेस, ब्रेव और करेजियस दिखाया गया। टाइगर्स के अंदर भी वो शिवेलरी दिखाई गई। Here the tigers are certain of the presence of other men and are ready to fight them in confidence। टाइगर्स को किसी का खौफ नहीं है। दे आर लाइक, और लोग भी हैं जंगल में, हम डर के छुप जाएं डेन में या डट के सामना करें उनसे? दे चूज द सेकेंड ऑप्शन। वो डर के भागने वालों में से नहीं है, वो डरा के भगाने वालों में से। वेयर एज हमारी आंट, उन्हें पता लग जाए घर के बाहर लोग घूम रहे हैं, आदमी है, दिन ढलने वाला है, वो घर से निकलेंगे नहीं, उन्हें इतना खौफ है। Aunt Jennifer definitely lacks such confidence in her life। वो अपनी जिंदगी में वो कॉन्फिडेंस की भरपूर कमी पाती। तो बस अपने अंदर जिन जिन चीजों को वो मिसिंग पाती है, उन टाइगर्स को उन टेपेस्ट्रीज पे ड्रॉ करके वो बस वो सपना देख रही है कि काश विमेन भी कभी इतनी फ्री हो पाए, कोट एंड कोट मैरिड। सो ये पहले स्टैंजा में हमने कंट्रास्ट देखा बिटवीन द पर्सनालिटी ऑफ आंट जेनिफर एंड हर आर्टवर्क। हमने देखा कि उनके डिजायर्स क्या चाहती हैं वो जिंदगी से, बट उन्हें वो नहीं मिल रहा। बट इतना क्या परेशान है वो अपनी मैरिज में? क्या सिर्फ उन्हें उनके हस्बैंड से डर लगता है या इज देयर समथिंग एल्स एज वेल? वो जानते हैं अगली चार लाइन। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. So it is not just the uncle, it is also the responsibilities that come in women's life after this wedding band is put on her finger। सो एग्जैक्टली समझे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है हमें? Aunt Jennifer's fingers flutter। Flutter is शिवर। शिवर तो ठंड के मारे होता है, लेकिन फ्लटर वर्ड हम यूज करते हैं जब हमारे हाथ कपकपाते हैं ड्यू टू वीकनेस। ठीक है, तो आंट जेनिफर्स की फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं जब वो कुछ बुनने की कोशिश कर रही है। सो शी हैज बिकम सो वीक। So she is knitting something of wool, but her fingers are fluttering with anxiety and nervousness. She finds it physically difficult to even pull a needle made of ivory। Ivory होता क्या है? वो हाथी के दांत वाला मटेरियल which is very very light। सबसे हल्की नीडल्स में से होता है वो सिलाई वाली। एंड वो इतना थक गई है, इतना वीक फील कर रही है, इतना मेंटली एग्जॉस्टेड है कि उनके लिए वो हल्की नीडल भी पुल करना एक बहुत एफर्ट वाला टास्क है। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है हाउ मैरिज हैज लेफ्ट आंट वीक एंड इमोबिलाइज्ड। स्टिल शी इंसिस्ट्स ऑन क्रिएटिंग समथिंग। वो ऑल्दो बहुत वीक हैं, बहुत डरी हुई हैं, टेरराइज्ड हैं फ्रॉम दिस मैरिज, स्टिल वो गिव अप नहीं कर रहे। वो अपने उस आर्ट वर्क के थ्रू अपनी लाइफ को इमेजिन करके बस जिए जा रहे हैं। एंड तभी वो आर्ट बनाना छोड़ नहीं रही, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग जो
उनको ये फील कराता है दैट शी हैज हर ओन चॉइसेस, उनके पास अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक मौका है उस आर्ट के जरिए। अगर वो भी करना छोड़ दिया तो उनके खुद के ओपिनियंस, खुद के पर्सपेक्टिव्स की कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी, क्योंकि और कोई तो उनको वैल्यू करता नहीं। नेक्स्ट टू लाइंस क्या कह रही है? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। सो वेडिंग बैंड, द रिंग, वो जिस दिन से आंट के हाथ पे आके पड़ी है, बहुत बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बर्डन तले दब गई। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर, अब वेडिंग बैंड अंकल ने दिया तो हुआ तो वो आंट का ना, बट यहाँ पे बड़े डीप पर्सपेक्टिव के साथ उस वेडिंग बैंड को क्या बोला गया कि दैट वेडिंग बैंड बिलोंग्स टू द अंकल टिल डेट। सो दिस इज वेयर पेट्रियार्की इज हाईलाइटिंग कि विमेन का अपना खुद का कुछ है ही नहीं, उनको जो मिला है, जो दिया है, सबका सब उनके हस्बैंड्स के थ्रू ही है। सो द सोर्स ऑफ हर कंडीशन इज अन मैरिज। जैसी इस वक्त आंट है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी के बाद। शी फेल्ट oppressed since the day the uncle put the wedding band on her finger. वो उस दिन से परेशान है जिस दिन से उनकी शादी हुई। Apart from being burdened with the responsibilities, aunt feels dominated and unable to stand up to uncle. Now ये सबसे important part है। कई लोग सोचेंगे कि बस ऐसा, इसका क्या मतलब है कि शादी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई तो विमेन ऐसे हो जाएंगी? नहीं, इट इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिससे वो परेशान, काम से दुखी नहीं है वो, बट हर पॉइंट पे डोमिनेट होना, खुद के चॉइसेस, खुद के पॉइंट्स ना रख पाना, खुद के लाइक्स डिसलाइक्स सब इग्नोर किए जाना, इस चीज से परेशान। वो अंकल के खिलाफ कभी बोल ही नहीं पाती, खिलाफ तो क्या, वो अंकल के सामने कभी कुछ बोल नहीं पाती, एंड दैट इज द मेंटल प्रेशर जो उनको खाया जाता है। और ये आइडिया इज फर्दर फ्यूल्ड बाय सेइंग दैट इट इज अंकल्स वेडिंग बैंड नॉट हर्स। जो मैंने शुरू में आपको बताया कि ये वेडिंग बैंड आज भी उसके हस्बैंड का है, आंट जेनिफर का नहीं। अंकल the wedding band, and in a way he also owns Aunt Jennifer. This is the sad part. The sole freedom she finds is in her artwork. तो वो जो इकलौता फ्रीडम उन्हें मिलता है ना, चैन के सांस लेने का मौका जो उन्हें मिलता है, वो सिर्फ उस मोमेंट पे जब वो अपने आर्टवर्क क्रिएट कर रहे। सो सेकेंड स्टैंजा बड़े ब्रूटली एक्सप्रेस कर रहा है एक मैरिड वुमेन की कंडीशन, जहां उनकी इंडिविजुअलिटी को खत्म कर दिया जाता है, उनकी खुद की पर्सनालिटी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, एंड दे आर जस्ट समवन्स वाइफ, दैट इज इट। आखिरी चार लाइनें अब क्या बता रही हैं? When aunt is dead, her terrified hands will lie. जब आंट की मौत हो जाएंगी उस पॉइंट पे भी she will be terrified. Still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. So यहाँ पर वो एसेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आर्ट बनाने वाला आर्टिस्ट रहे ना रहे, द आर्ट आउटलिव इट्स क्रिएटर, मतलब उसकी आर्ट जिंदा रहेगी उसके जाने के बाद भी, एंड लोगों को इंस्पायर करते रहे। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ डीपर सेंस। When aunt is dead, her terrified hands will lie. इसका मतलब क्या है? जब आंट मर जाएंगी, although her days of needlework will end, but क्या उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली? उनकी मैरिज। उन्हें मरते दम तक ये रियलाइज कराया जाएगा कि you were a married woman। और ये कैसे?
आई एम नॉट श्योर हर रिलीजन में ऐसा होता है या नहीं, बट मोस्ट रिलीजन्स में मैरिड women whenever they die, their wedding ring is never taken off. मतलब कुछ रिलीजन्स में तो उनको ब्राइडल अटायर में ही उनका क्रेमेशन किया जाता है, या एटलीस्ट उनकी वेडिंग ज्वेलरी जो सबसे जरूरी चीज होती है, वेडिंग का श्रृंगार, वो किया जाता है मरते वक्त भी, यानी उन्हें उस टाइम पर भी एज एन इंडिविजुअल नहीं देखा जाता, एज अ मैरिड लेडी देखा जाता है, जो मरने के बाद कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के जाए. सो उस पॉइंट पे भी देर इज नो रेस्ट इन पीस का कॉन्सेप्ट फॉर द लेडीज. सो जो सेकेंड लाइन है इधर, स्टिल रिंग्ड विद ऑडियंस. अब यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस है रिंग का, वो वेडिंग रिंग वाला, बट द अदर इज all those experiences, all those oppressive experiences, वो terrorizing experiences जो जीते जी उन्होंने experience किए थे because of that marriage, वो मरते वक्त भी उनके साथ आ रहे. She would be ringed by the prolonged unpleasant experiences of her life even after death. यहाँ देखिए मैंने ब्रैकेट में भी वही लिखा है, मरते वक्त क्योंकि वेडिंग रिंग उनके साथ है, वो सारे एक्सपीरियंसेस भी उनके साथ दफनाए जा रहे हैं. अंकल मास्टर्ड आंट. यहाँ पे मास्टर वर्ड का सिग्निफिकेंस पता है कहाँ से आया है? फ्रॉम दैट टर्म ऑफ मास्टर स्लेव, मालिक नौकर. तो अंकल आंट के रिश्ते को वो हैप्पी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं कहा जा रहा है, एक मालिक नौकर वाला रिलेशनशिप. जीते जी aunt was uncle's slave and thereby uncle aunt की master हो गए. Aunt Jennifer, till she lived, she acted as uncle's slave. and मरते वक्त भी उन्हें वो याद दिलाया जाए, उस लेडी को वो पीस मरते वक्त भी नहीं मिल पा रहा. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. So Aunt Jennifer तो नहीं बच पाई मौत से, ना अपनी डिफिकल्ट मैरिज से, बट उनका वो आर्ट वर्क वो अमर है. जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे वो आउटलिव करेंगे आंट को, अंकल को, हर उस ह्यूमन क्रीचर को जो उस वक्त आसपास था. ये टाइगर्स लिबरल हैं इन रियल सेंस, इनके पास फ्रीडम है. ऑल दीज एनिमल्स एक्चुअली ये फ्री है फ्रॉम मैन मेड कंस्ट्रेंट्स लाइक मैरिज. ये लोग अपनी जिंदगी जिएंगे विदाउट शेम, विदाउट फियर. एंड यही मैसेज एडन रिच इस पोएम के थ्रू हम तक पहुंचाना चाहती है कि लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड, लाइफ बहुत टफ हो सकती है, बट इस सबके बीच एक इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. वो कौन है, उसे क्या पसंद है, वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहता है, अगर वो लाइफ लॉन्ग कॉम्प्रोमाइजेस करेगा ना, वो कभी एक्चुअल में खुश नहीं रह पाए. सो बी द टाइगर्स ऑफ योर ओन लाइफ. अपनी लाइफ के शेर खुद बनो. लिव लाइफ शेमलेसली, फियरलेसली. लिव लाइफ किंग साइज. ये एक्चुअल मैसेज इस पोएम के थ्रू पोएट हम तक पहुंचाना चाहते थे. राइट? सो चलो, पोएम तो हमने समझ ली है, अब बढ़ते हैं इसके फिगर ऑफ स्पीच की तरफ. पहला फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर. एक hidden comparison of the bright colored topaz gems with the tigers. दूसरा फिगर ऑफ स्पीच हमें मिलता है alliteration, fingers fluttering, ff, prancing proud, pp. Then we see personification. पोएम के दौरान भी मैंने बताया था, ये फर्स्ट स्टैंजा में आई थिंक थर्ड लाइन है, they do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. तो यहाँ हर जगह हमने टाइगर्स को पर्सोनिफाई किया, इन्हें ह्यूमन लाइक ट्रीट किया. राइट?
नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इस पोम के अंदर हाइपरबोल. नाउ हाइपरबोल एज अ फिगर ऑफ स्पीच क्या कहता है? कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा के बोलना, राइट? हाइपरबोल बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने बोल बोलना, शब्द बोलना. सो यहाँ पे क्या बोला है? मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. अगर लिटरली लो, एक वेडिंग रिंग क्या 10-15 किलो की होती है, क्योंकि फिंगर में पहनो तो बहुत भारी लगे, नहीं ना. यहाँ पे मैसिव वेट क्या है? द बर्डन, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द टेरर दैट केम इन आंट्स लाइफ. सो यहाँ पे हाइपरबोल का यूज हुआ. अगला, ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ फिगर ऑफ स्पीच. हमारा फोकस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करना. सो टेरिफाइड हैंड्स. अब यहाँ पे टेरिफाइड उस मेंटल ट्रॉमा के लिए यूज किया गया है जो आंट फील कर रही थी. वो टेरर उस मैरिज के अंदर, उस मैरिटल बॉन्ड के अंदर जो आंट फील कर रही थी, एंड वो उनके हाथों की कपकपाहट के थ्रू एक्सप्रेस. दैट इज व्हाट वी मीन बाय टेरिफाइड हैंड्स. एंड यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज. आखिरी फिगर ऑफ स्पीच है सिंबोलिज्म. सो 2 से 3 एग्जाम्पल्स थे. ब्राइट टोपाज, शाइन ऑफ द टाइगर्स, uncle's wedding band, marital responsibilities and obligations, and tigers अपने आप में सिंबलाइज कर रहे हैं द फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस जो एक इंडिविजुअल को लाइफ में मिलनी चाहिए. सो ऑल इन ऑल दिस इज वाज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पोएम विद अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज. आई होप आपने इससे अपने लाइफ लेसन्स भी सीख लिए हो और इस पोएम का एसेंस भी ठीक से समझ लिया. तो इसी के साथ हमारा पोएट्री सेक्शन हुआ समाप्त. अगले वीक से आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे आपके प्रोज यानी फ्लेमिंगो एंड विस्तास के वीडियोस. सो कीप वॉचिंग. आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.